Hello everyone. Good morning, sir. Good morning Good everyone. morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। चलो बढ़िया। तो आ गए सब लोग, जल्दी से आ जाओ और आज शुरू करेंगे फ्लक्स। फ्लक्स काफी महत्वपूर्ण है। फ्लक्स का सीधा सवाल तो मुश्किल बनता है, लेकिन फ्लक्स से निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के सवाल अपने को बन सकते हैं। तो देखिएगा, फ्लक्स को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे आज। कल मैंने जरूर फ्लक्स की शुरुआत कर दी थी, अब वापस शुरू से करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्लक्स। तो फ्लक्स में हमने देखा था, इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, ये अपने को आइडिया देता है कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। साथ ही साथ मैं देखता हूं कि अगर एक सरफेस को डिफाइन करना है तो वहां पर हमें एक एरिया वेक्टर भी डिफाइन करना होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर लेट से कोई सरफेस है, मैंने एक बोल दिया कि एक स्फेरिकल सरफेस है। इससे पहले तक एरिया वेक्टर की बात अपन ने करी है क्या? नहीं ये करिए, नहीं। नहीं करिए ना। तो अभी आज हम समझेंगे कि एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है और किस प्रकार से लिया जाता है। तो सबसे पहले तो फ्लक्स में लिखिए, इट इज मेजर ऑफ, एक मिनट। इट इज मेजर ऑफ number of field lines, measure of number of field lines passing through a surface, number of field lines passing through a surface। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, it is always defined for a surface नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बना के, द फ्लक्स इज पॉजिटिव, the flux is positive if electric field lines are, the flux is positive if electric field lines are coming out of the surface, electric field lines are coming out of the surface and flux is negative, when electric field lines आर एंटरिंग द सरफेस। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऐसे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, अभी आगे समझेंगे तो वी विल गेट दैट। तो लिखा जाता है, इट इज डिफाइंड एज, फ्लक्स को अगर लिखता हूं तो हम लिखते हैं फाई की मदद से, और किसी छोटे से सरफेस के लिए अगर लिखा जाए तो वो डी फाई हो जाएगा। तो फॉर अ स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास बनेगा ई डॉट डी ए। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये एरिया वेक्टर कैसे आ गया, मतलब ये क्या चीज होती है, ये तो आज तक अभी देखी ही नहीं है। तो मैं देखता हूं डीए वेक्टर जो लिखा जाता है, ये वेक्टर दैट इज एरिया वेक्टर, that is area vector and it is defined as in the direction perpendicular to surface,
कि अपने पास एरिया वेक्टर अगर देखना है तो उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी, और डायरेक्शन चाहिए तो कैसे डिफाइन होगा कि सरफेस लिया जाएगा और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अभी इसको और क्लियर करेंगे। तो जैसे मान लेता हूं कि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो कि ये पूरा क्लोज सरफेस है, तो यहां पर कन्वेंशन हमारा क्या है कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। अब सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन बन सकती है, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो रिमेंबर, क्लोज्ड सरफेस के लिए, बंद सतह के लिए, क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर बनता है वो कन्वेंशनली हम बाहर बनाते हैं। तो ये जो डीए वेक्टर है वो कन्वेंशन से देखते हैं कि हमारा सभी लोग इसी प्रकार से बनाते आ रहे हैं, तो एरिया वेक्टर हम हमेशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे और बाहर की तरफ बनाएंगे। तो यहां पर अगर डीए वेक्टर देखा जाए तो ये इस प्रकार से दिखेंगे। और इसी की जगह अगर मैं एक ओपन सरफेस रख लेता हूं, ओपन मतलब कि ये प्लेट मान लेते हैं, अगर प्लेट को देखा जाए तो ये यहां पर तो अंदर और बाहर का तो कोई मतलब है नहीं, कि हमारा परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर यू कैन से कि यहां पर राइट डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है। तो हम यहां पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम चाह सकते हैं कि अपनी मर्जी से, है ना, अपने कंफर्ट से वी कैन चूज एनी डायरेक्शन मतलब लेफ्ट और राइट। इसमें तो लेफ्ट और राइट दिख रहा है ना, हमेशा लेफ्ट और राइट मत ले लेना, सरफेस पे यहां पर लेफ्ट और राइट बना हुआ है। तो वी कैन चूज एनी डायरेक्शन फॉर एरिया वेक्टर। ये बात समझ में आती है क्या? अरे यार, एक तो ये बोलना सीख लो यार क्लास में, मुझे एक तो तुम्हारे चेहरे दिखते नहीं है ना, ये अपनी आदत सुधार लो, क्योंकि मुझे आइडिया लगेगा कैसे कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो बोलने का ही एक तरीका है, तो ये बोलना शुरू कर लो भाई, अदरवाइज मुझे Yes, पता ही नहीं sir. लगेगा। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? E is electric field, this is इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट एरिया, कि उस एरिया पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो एंड आगे बढ़ते हैं। डन? नहीं सर, एक मिनट। बड़े आगे। हाँ सर। Yes, sir. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे देखा जाए तो यूनिफॉर्म बनता है कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं देखता हूं इसमें कोई सरफेस फंसी हुई है तो उसके लिए डी फाई अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा ई डॉट डी ए। अब छोटी सी सरफेस के लिए तो डी फाई बन गया, अगर कोई बड़ी सरफेस है तो उसके लिए फाई टोटल अगर लिखा जाए तो वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। नाउ हमने ली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई बताइए?
हर पे चार्ज सेम हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसका मतलब कई छोटी छोटी वैल्यूज का सम रहा होगा, एडिशन रहा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे एरिया ले लिया, मान लेते हैं मैंने एक बड़ा सा एरिया इस प्रकार से लिया, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि ये जो बड़ा सा एरिया बना होगा वो कई सारे छोटे 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 एरिया का सम बना होगा। तो आई कैन से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए का जो इंटीग्रेशन लिखा गया है इसमें कई सारे सम हैं, और उन सभी समों में जो ई की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो वो क्या आएगी, सभी में सेम आएगी, कांस्टेंट। तो आई कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर एडिशन के बाहर निकाल सकते हैं और ये अंदर फंस जाएगा डी ए वेक्टर, और डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन किया जाए तो दैट वुड बी एरिया ए वेक्टर, जो बड़ा वाला वेक्टर बन चुका है दैट इज ए वेक्टर। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकाल सकते हैं फ्लक्स। कितना बना हुआ है, फ्लक्स आ चुका है ई डॉट ए। तो चलिए नोट कीजिए, एक सवाल करते हैं। ये बन जाएगा। एक्चुअली ये देखो, ये क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है, ओपन 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 सरफेस है। ओपन सरफेस। कैसे पता लगा, क्लोज मतलब अपना पूरा बन जाएगा, जैसे क्यूब हो गया, जैसे अपना स्फेरिकल बॉडी हो गया, है ना, तो दैट इज क्लोज सरफेस। तो ये तो क्या हो गई, एक सीधा सिंपल सा अपना ये रेक्टेंगल सा बना हुआ है, तो ये एक ओपन सरफेस बनी हुई। अब ओपन सरफेस है तो यहाँ पर मुझे सबसे पहला काम करना है एरिया वेक्टर ड्रॉ करना। तो मैंने क्या ले लिया, अपनी मर्जी से मैंने डिफाइन कर लिया कि भाई एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बना हुआ है। मतलब ये तो कंफर्म है कि सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, तो लेकिन परपेंडिकुलर पे तो दो बनते हैं ना, एक तो राइट साइड में बन रहा होगा और एक लेफ्ट साइड में बन रहा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर दो डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर दिखा सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि यार एरिया वेक्टर में ऐसा चूज कर रहा हूं, इधर डायरेक्शन में चूज कर रहा हूं। तो बताइए ई और ए के बीच का एंगल 0 शून्य। ये बनेगा ई डॉट ए और ये बन जाएगा ई ए कॉस ऑफ 0, दैट वुड बी ई ए। तो यहां से फ्लक्स बन जाएगा ई ए, फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्क लिया जिसका एरिया है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स पूछा गया है। डिस्क परपेंडिकुलर है ना सर? जी बिल्कुल, ये ये भी बन जाएगा, ई ए बन जाएगा। अगर मैं करता हूं, इसको नोट कर लिया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, ट्विस्ट डिस्क ऐसा रखा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस तरीके से, 0 तो फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ। हाँ सर। बिकॉज एंगल Zero. बिटवीन ई एंड ए 90 इज 90 degree. 90 डिग्री, डिग्री। एंड एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। किसी को डाउट हो क्या, बोलो। नहीं तो सर। हल्की सी आवाज नहीं आई, सर। कैसे आया?
नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो अभी देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे बना दिया मैंने, और ये इस लाइन के साथ में एंगल थीटा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। फ्लक्स ये cos cos थीटा। थीटा। ये cos थीटा। E cos थीटा, ठीक। ठीक है। अगेन आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है थीटा, तो दैट वुड बी E डॉट ए, यानी कि E A cos थीटा, एंड दैट वुड बी द फ्लक्स। हाँ सर। अगर मैं करता हूं, ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, E pi r square। E by R square. E by R square। E pi r square. Now hemisphere, radius r, E E into pi r square। अरे ई तो बना दो। हाँ, तो फ्लक्स E pi r square। E by R square. ई पाई आर स्क्वायर या ई टू ना E2 by R square। E pi r square। E by R square। नहीं E by देखो आंसर इज ई पाई आर स्क्वायर, एंड इसका रीजन समझते हैं कि हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस r है। अब फ्लक्स के डेफिनेशन पर आते हैं। ये क्या दिखाता है? इट शोज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, यानी कि किसी सरफेस, दो सरफेस में फील्ड लाइंस अगर मैं सेम कर देता हूँ, फील्ड लाइंस पास होती हुई अगर मैं सेम कर देता हूँ, तो फ्लक्स सेम कहा जा सकता है। तो मैं इस हेमिस्फीयर के सामने एक r रेडियस का डिस्क लगा देता हूं, है ना, एक डिस्क लगा दी जिसकी रेडियस है r। तो आप देख सकते हो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से गुजरेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर के पास में से भी गुजरेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना फ्लक्स इस डिस्क के लिए होगा, उतना ही फ्लक्स इस हेमिस्फीयर के लिए भी होने वाला है। तो मुझे पता है डिस्क के लिए तो हमने पहले ही निकालना सीख लिया है, दैट इज E इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट इज वाई अपन कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर का बना हुआ है E इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। है नहीं ना? सर। ऐसा काम अपन ने मतलब और भी जगह पर किया है, जैसे अपना रेडिएशन वगैरह में भी करते हैं इस तरह से काम, हाँ सर। है ना, रेडिएशन में भी करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है क्या रेडिएशन नहीं सर। 11th में? नहीं सर। हीट वर्क, अच्छा नहीं पढ़ा, ठीक है फिर छोड़ दो, अब बाद में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया था ना उसे? हाँ सर। नोट कर लो, किसी का बच्चा है तो। चलिए आगे बढ़ते। तो अब देखिए कि मुझे पता है कि यार अगर फ्लक्स की बात करनी है तो फ्लक्स है क्या? फ्लक्स शोज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो बताइए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ज्यादा कर दी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ज्यादा कर दी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस छोटे से एरिया में मैंने बढ़ा दिया या कम कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स फॉर अ सरफेस अगर देखा जाए तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल बनना चाहिए। इसी प्रकार से अब मैं देखता हूं कि अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। एरिया को बढ़ा दिया जाए, बढ़ेगा। 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 अरे बढ़ेगा। obvious सी बात है, छोटू बढ़ेगा। सा एरिया लिया और एक खूब सारा बड़ा लिया तो बड़े वाले में ज्यादा होने के चांसेस है। तो फ्लक्स फॉर अ सरफेस अगर लिखा जाए तो आई कैन से कि वो प्रोपोर्शनल बनना चाहिए एरिया के। तो इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं कि फ्लक्स फॉर अ सरफेस अपन देखते हैं कि वो E डॉट डी, ये E डॉट डी ए बन जाता है, E डॉट डी ए बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है ना। डॉट की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला एग्जांपल जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है स्केलर है और जिसमें कि अपना एरिया भी है, उसके बावजूद भी फ्लक्स जीरो बना हुआ है, क्योंकि इस सरफेस से पास नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, ये तो सीधा ऐसे निकल गई सरफेस के पैरेलल्स।
है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फ्लक्स बना हुआ है। नाउ मैं बात करता हूं डॉट प्रोडक्ट हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो फ्लक्स स्केलर होगा या वेक्टर? स्केलर। स्केलर होगा। स्केलर तो Scalar. मैं अगर एक सरफेस देखता हूं, लेट से मैंने कोई छोटा सा DA देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का रीजन क्या है? चार्ज बने हुए हैं। अब मान लीजिए यहां पर मैंने 2 चार्ज बना दिए, मान लीजिए मैंने यहां पर 2 चार्ज बना दिए, तो 2 चार्ज अगर बना दिए तो इस एरिया पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के सोर्स बन चुके हैं, है ना। तो मैं बोलता हूं कि यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पाई गई, E1 और E2, उसका रिजल्टेंट जो कुछ भी हुआ वो तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा E1 प्लस E2। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी ना, तो उनका 2 चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 बन जाएगी। अगर मैं लिखता हूं फाई नेट उस सरफेस से, तो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई नेट नेट डी डॉट DA। into D. और ई नेट डॉट DA में अगर लिखता हूं तो वो क्या बन जाएगा? वो होगा E1 प्लस प्लस E2 डॉट DA। डी है अब ब्रैकेट भी खोल दें तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ E1 डी है डॉट DA प्लस इंटीग्रल ऑफ E2 डॉट डी है। तो इससे मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर ये अपना बना हुआ था E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, ये क्या बना हुआ था? E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। तो इससे मैं अगर लिखता हूं तो phi1 प्लस phi2 लिख सकता हूं। ये क्या लिखा? ये है E1 का फ्लक्स और ये मैंने लिखा E2 का फ्लक्स। तो सिंपली मुझे क्या समझ में आ रहा है कि फाई नेट अगर किसी फ्लक्स के लिए लिखना है तो वो हो जाएगा phi1 प्लस phi2। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट देखनी है तो E1 प्लस E2, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज देखना है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। उसी प्रकार से अगर कहीं पर हमें देखना है फाई नेट तो वो बन जाएगा phi1 प्लस phi2, और तीसरा होगा तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज अ स्केलर, कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जल्दी से पॉइंट बना के लिखिए, है ना। दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट, कि ई नेट वगैरह की बात करें। डन। 1 मिनट। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। सर अगर हाँ। हमने एक डिस्क लिया, हम्म, उस पे एक ऐसा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रखा, सोर्स रखा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे निकलती है, तो फिर डिस्क से फ्लक्स कितना होगा? एक डिस्क लिया, उस पर हाँ, चार्ज उसके रखा मैंने, ये हाँ, रख उसके दिया। सेंटर पे एक चार्जर था, उसके प्लेन पे, उसी के प्लेन पर रख दिया। हाँ, ठीक है। रख दिया, और वो चार्ज से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकल रही है फील्ड लाइंस। चार्ज से तो सब तरफ निकलेगी ना। नहीं, अगर कोई ऐसा सोर्स रखा, कोई चार्ज के अच्छा, कोई अलावा, ऐसा रखा जिससे हाँ, कि एक ही साइड में निकल रही है, तो फिर फ्लक्स कितना होगा डिस्क के थ्रू? ये अपन ने एरिया रखा और इसमें से सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, इस तरह से कर दिया। क्या ऐसा हो पाएगा? अपन इसकी प्रैक्टिकलिटी सोच लेते हैं पहले, कि सरफेस पे चार्ज रखने के सवाल तो अपन करेंगे, उसका तो कोई लोड नहीं है अभी, है ना। हाँ, ऐसा प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ अगर यहाँ पर ये एक सरफेस और एक चार्ज मैंने सेंटर पर रख दिया तो इसके बारे में तो अपन बात करेंगे, इसके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, ये
मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कोई सोर्स अपन जनरेट कर सकते हैं कि एकदम बीचों बीच से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। क्या कर सकते हैं? समझा, अगर किया ही हाँ, किया हमने कैसे भी करके, तो इमेजिनरी सिचुएशन में क्योंकि फील्ड लाइन तो क्रॉस कर रही है नहीं, फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, तो फ्लक्स तो 0 होना चाहिए ना। फ्लक्स जीरो रहेगा, फ्लक्स जीरो रहेगा। इनफैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, इसकी बात कर लेते हैं। चलो आगे मैं एक सवाल लूंगा जिसमें कि अपने को क्या होगा, एक सरफेस में मैं चार्ज रखूंगा और उसके बारे में बात करेंगे कि वो लेट्स से इस प्रकार से मैं रखूंगा कि ये सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए। चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना, एक ही बता देता हूँ कि ये चीज आगे भी देखेंगे अपन, उसका लोड मत लेना। कि एक सरफेस ली जाएगी और सरफेस के सेंटर पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, है ना, सरफेस के सेंटर पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया। अभी ये देखो कि अपना सवाल ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दी मैंने, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दी तो कैसा बनेगा। तो ऐसा सोचो कि ये चार्ज अगर रखा तो इस चार्ज की वजह से सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, यानी कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी एंड इधर भी बनेगी, है ना, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सरफेस को क्रॉस करते हुए इस चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है, ये वाली अगर बनी है तो वो इलेक्ट्रिक सरफेस के अलोंग ही बनी हुई है। तो इसका तो फ्लक्स एरिया से 0 बन रहा है और ये तो क्रॉस कर ही नहीं रहा था, तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स बना ही नहीं। तो अगर इस चार्ज के लिए मैंने ऐसा बोला तो यहां पर ऐसा कोई अगर अपन जनरेट भी कर रहे हैं, मान लो कुछ भी हुआ हो, तो आई कैन से कि इसका जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा। वो 0 लिखा जाएगा। ठीक है। और इसको अपन आगे भी एक सवाल करेंगे जिसमें मैं एक सरफेस पे चार्जेस रखूंगा और उसका फ्लक्स वगैरह निकाला जाएगा और अपन उसको डिटेल में वहां पर देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। यप। ये क्यूब लिया एंड क्यूब की साइड्स जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है। और ये हमारा बना हुआ है ऐसा, दिस इज एक्स एक्सिस, ये अंदर की तरफ घुसता हुआ वाई एक्सिस एंड ये ऊपर जो बना है दैट इज जेड एक्सिस। क्यूब ऑफ साइड ए, हाँ कोई डाउट है क्या जिसने हैंड रेज किया है? फिर अभी यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, ई नॉट आई कैप, है ना, ई नॉट आई कैप। तो पूछा है फर्स्ट कि यहां पर टॉप सरफेस से फ्लक्स, फ्लक्स फ्रॉम टॉप सरफेस 0, सेकंड राइट सरफेस एंड फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, कितना पास हो रहा होगा। एंटायर क्यूब की बात की जा रही है। और फर्स्ट 0, तो पहले का टॉप सरफेस का 0, तो इसके लिए सबसे पहले एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा, कहां पर बनाऊं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, बिकॉज दिस इज अ क्लोज सरफेस। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज बाहर की तरफ बनाएंगे। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, तो ये बन जाएगा ई डॉट ए, अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा ई ए कॉस 90, तो वो 0 आ गया। ठीक है। तो अब ना बात करते हैं राइट सरफेस के लिए। तो राइट मतलब ये वाली सरफेस, तो इसके लिए स्क्वायर ए नॉट, तो ये बन जाएगा ई डॉट ए एंड दैट वन वुड बी ई, और एरिया तो ए रहा और कॉस ऑफ 0, यानी कि ई और सरफेस एरिया बना है ए स्क्वायर। क्यूब के लिए बताइए 0 है क्या? 0 कैसे? मतलब जितना इधर से घुस रहा है लेफ्ट से उतना ही राइट से निकल जा रहा। बिल्कुल। कि नेट अगर क्यूब की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ई नॉट आई कैप है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मात्र और मात्र इस डायरेक्शन में है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पर जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, जहां कहीं भी फ्लक्स बनेगा,
तो वो बनने के लिए यहाँ पर देख सकता हूं कि इसी सरफेस से हमारे पास जुड़ा हो सकता है या इस सरफेस से फ्लक्स बन सकता है। इसके अलावा ना तो ऊपर के लिए बनेगा, ना ही स्क्रीन के इस साइड बाहर वाली सरफेस पे बनेगा। इन दो सरफेस पर ही फ्लक्स बना हुआ है। इतनी बात समझ में आती है? और मैं देख सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है 180 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, और यहां पर देख सकते हैं कि इसमें फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। इनफैक्ट हमने एक पॉइंट भी लिखा था कि क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंटर करती है तो फ्लक्स नेगेटिव बन जाता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और आप ये बात भी समझ सकते हैं जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर करी उतनी ही फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकली, तो नेट फ्लक्स 0 बन जाना चाहिए। तो in this way I can say net flux of this cube is coming out to be 0. अभी मैंने सेम क्यूब रखा, सब कुछ सेम रखा, लेकिन मैंने कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू y I कैप प्लस x j कैप। तो हमसे पूछा है बताइए राइट सरफेस से फ्लक्स, दूसरा टॉप सरफेस से फ्लक्स। राइट सरफेस राइट सरफेस से सेम ही है ना, y और y स्क्वायर आएगा सर। y हाँ जी, y स्क्वायर, वो y कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वो वेरिएबल है, y कोऑर्डिनेट है अच्छा वो। अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर a क्यूब a क्यूब। एनीवन, क्या किया जाए? चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सरफेस की मैं बात करता हूं। तो राइट सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनी कैसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप के अलोंग और जे कैप के अलोंग। तो मैं राइट सरफेस का एरिया वेक्टर अगर बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, आई कैप के अलोंग बनेगा। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या ये जे कैप वाला कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या फ्लक्स में? नहीं। फिर से मैं बोलता हूं, इसका एरिया है इस तरीके से। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी हुई है वो तो एक तो बनी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैं जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ में, तो आप देख सकते हो कि इसका जो एरिया का डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो आई कैप के साथ तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन जे कैप के साथ तो वो 0 बनेगा। इतनी बात समझ में आती है? a/2 ये क्या? तो आई कैन से कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जे कैप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो राइट सरफेस का काउंट करने की कोशिश करता हूं। राइट सरफेस
तो उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो वो क्या बनी हुई है, y का फंक्शन बनी हुई है। क्या बनी हुई है, y का फंक्शन बनी हुई है। फंक्शन इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, इस पॉइंट पर 0 0, इस पॉइंट पर y की वैल्यू A a बनी हुई है। इसका मतलब मैं इस पूरी सरफेस पर देखता हूं तो y की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट। अभी मैं क्या करता हूं कि एक ऐसा स्ट्रिप बना लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप बना लिया जो कि यहां से y दूरी पर dy की विड्थ dy। रखता है। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आप देख सकते हो इस पूरी स्ट्रिप के लिए y की वैल्यू सेम बनी हुई है। सही है। और अगर y की वैल्यू सेम बनी तो मैं यहाँ पर फ्लक्स निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मैं तो लिखता dA हूं d phi फ्रॉम स्मॉल स्ट्रिप अगर लिखता हूं तो आई कैन से उसका एरिया वेक्टर होगा, वो कितना लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका A dy a dy, क्योंकि इसकी हाइट तो बनी हुई है a और ये विड्थ बनी हुई है dy। तो आई कैन से इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा दैट विल बी a into dy एंड डायरेक्शन वुड बी आउटसाइड I cap i कैप। तो मैं अगर फ्लक्स लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा y i कैप प्लस x j कैप डॉट क्या था a dy एंड डायरेक्शन इज i कैप। तो यहां से i कैप और i कैप तो बच गया, तो ये आ जाएगा a y dy प्लस ये तो बन जाएगा 0। ना मुझे कंप्लीट फ्लक्स निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ a y dy, तो दिस वन वुड बी a क्यूब y स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स a की वैल्यू कहां से कहां तक, y की वैल्यू 0 से a 0 से a, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी a क्यूब by 2। तो फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है राइट सरफेस से। टॉप सरफेस से क्या होगा, सेम ही होगा। निकाल के देखो कैसे आ रहा है, स्ट्रिप कैसे ली जाए, इसमें x सेम रखना है, x सेम रखना है, y के अलोंग ले लेंगे, y क्या लॉन्ग ले। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं अपन टॉप सरफेस पे है ना बच्चा, है ना j cap x j cap। ये देखो नहीं इसमें कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें 0 आ जाएगा। नहीं वो वाई अंदर की तरफ जा। हाँ इसमें टॉप सरफेस पे 0 आ रहा है। हाँ y अंदर है, रेड होना है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये आ जाएगा सेकंड वाले के लिए 0, सेकंड वाले के लिए 0 बन जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्रीज बने हुए हैं। कार्टेशियन डन। यस। चलिए चल लो नहीं दूंगा। एक ये लो, डन। 1 मिनट। हाँ रोहित क्या डाउट है बोलो। हो गया सर। ये चल, अभी यहाँ पर एक बनाता हूं मैं हाफ सिलेंडर। ये कुछ ऐसा बनाओ, दिख रहा है ये हाफ सिलेंडर, हाँ सर। जिसकी रेडियस है r, मतलब रेडियस इज r and height is h. Height is h. Now the electric field is in this direction. What is the flux? Perpendicular है ना? हाँ perpendicular surface. 2ERH बिल्कुल 2RH तो ये बन जाएगा E इंटू यहाँ का ये जो एरिया है। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, है ना, ऐसा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ जिसकी विड्थ इसके बराबर यानी कि 2r के बराबर और हाइट h के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से घुसी उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से भी बाहर निकली उतनी ही फील्ड लाइंस इस सिलेंडर से भी एंटर करी। तो आई कैन से कि यहाँ पर इसका जो बनेगा वो होगा 2r इंटू एच, तो ये बनेगा 2r इंटू एच। तो फ्लक्स इतना बन चुका है। एनी डाउट आप अभी पूछ लीजिए। नो
अभी ये क्या था, ये हाफ सिलेंडर था, हाफ सिलेंडर, ठीक है सर ये हॉलो सिलेंडर था ना? हाँ ये हॉलो सिलेंडर, इट डज सर नॉट अगर मैटर। उधर नहीं, अगर वो सॉलिड हो जाता तो 0 होना चाहिए ना? अगर उधर रेक्टेंगुलर सरफेस आ जाता तो? एक मिनट में बताता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह से जो सरफेस है ना, ये वाली जो सरफेस है, यहीं पर मटेरियल है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ मटेरियल यहीं पर ही है, मतलब वो रेक्टेंगुलर फेस पे नहीं है? रेक्टेंगुलर फेस पर नहीं है। नहीं, उधर आ जाता तो? उधर आ जाता तो नेट जीरो बन जाता, फिर हाँ, उधर आ जाता तो नेट जीरो बन जाता, उसी तरह से जैसे कि अपना क्यूब में बना था। और अगर मैं लेता हूँ, सर वो जीरो कैसे बनता? वो जीरो ऐसे बनता कि यहाँ पर फिर दो सरफेसेस बन जाती, एक साइड से, तो अगर दो सरफेस होती हैं, एक बार समझना कि ये है कैसा, ये ऐसा है, मतलब इधर से खाली है, अंदर से है ना, ये अपना डायग्राम ऐसा बना हुआ है। अब इसका जो इसने पूछा डाउट वो ये था कि सर अगर ये तो है ही सरफेस, उसके साथ में मैंने यहाँ पर भी एक सरफेस लगा दी, तब क्या होगा? तो मैं देखता हूँ कि इस वाली सरफेस से, ये वाली सरफेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसी, है ना, और इस वाली सरफेस से यहाँ से बाहर निकली, तो जितना यहाँ से अंदर घुसते हुए फ्लक्स था तो वो नेगेटिव बन जाएगा, उतना ही यहाँ से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो मिला के 0 बन जाएगा। ये क्या है, हाफ कोन है, देख सकते हैं ये हाफ कोन कैसा बना हुआ। ये इसका सेंटर मान लीजिए, ये रेडियस इसके r है, और हाइट ऑफ कोन इज h, हाइट ऑफ द कोन इज h। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बना दी गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर मटेरियल जो है वो मतलब इस सरफेस पर ही है, ये रहा मटेरियल, हाँ तो होलो है। हाँ ये अंदर से होलो। तो फ्लक्स ये 4 है करेक्ट। तो आई कैन से इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देना है, और उस ट्राइंगल से जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही फ्लक्स इस कोन से भी पास हो रहा होगा। ट्राइंगल का बेस हो जाएगा 2r और हाइट हो जाएगी h। तो आई कैन से यहाँ पर बनेगा E इंटू हाफ बेस यानी कि 2r और हाइट है h, दिस वन वुड बी ERH, है ना। एनी डाउट? नहीं सर। अभी मैंने सेम कोण रखा, ये मैंने सेम कोण रखा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल बनी हुई थी उसकी जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा थीटा एंगल कर दिया और इसे E नॉट बोल दिया, ठीक है ना। अगेन हाफ कोन है जिसकी रेडियस ये दिया गया है r और हाइट इज h। सर इनटू cos थीटा हो जाएगा सर, हाइट इज h इनटू cos थीटा सर, इनटू cos थीटा, यानी कि एक बार और सोच लो, अभी सही आंसर नहीं है। सर HR इंटू E cos थीटा प्लस E sin थीटा इंटू पाई r स्क्वायर बाय 2। करेक्ट। नाम क्या है बच्चा अपना, जिसने बताया क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा, हाँ। ओके चलो बढ़िया। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखा जाए तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, दैट इज E नॉट cos थीटा एंड दिस इज E नॉट sin थीटा। तो पिछली बार जो हमने E नॉट लिया हुआ था जो कि इस तरह से था, उसकी जगह इस बार क्या आ चुका है, E नॉट cos थीटा आ चुका है। तो आई कैन से यहाँ पे अगर फ्लक्स लिखा जाएगा तो E नॉट cos थीटा इंटू पाई r इंटू h तो बन ही चुका है, क्योंकि यहाँ पर बस cos थीटा लगा दो ना, ERH की जगह E cos थीटा RH, ये तो हमने कर दिया। अब बचता है E sin थीटा, तो वो भी तो ऐसे एंटर कर रहा था ना नीचे, ऐसे नीचे एंटर कर रहा था, तो उसकी वजह से भी फ्लक्स बनेगा और उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, तो यहाँ पर एक आधा डिस्क बन जाएगा और उस आधे डिस्क में से जितना फ्लक्स गुजरेगा उतना ही यहाँ से अंदर गुजरेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर।
तो ई नॉट साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझे? एरिया हाँ सर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं So सर by 2 goes नहीं sir. बाई 2 कैसा? क्योंकि आधा है। यहाँ पर आधा समझो डिस्क है ना। ये ऐसा आधा आधा डिस्क स्क्वायर यहाँ पर बनेगा और इस डिस्क में से जितना फ्लक्स पास होगा वही फ्लक्स में काउंट होगा। तो ये टोटल डिस्क होता तो पाई आर स्क्वायर, तो आधा डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ सर ठीक है डन। हम्म और एक ये क्या समझ पा रहे हैं? ये क्या बनाया मैंने? क्वार्टर क्वार्टर Sphere. स्फीयर बना हुआ है ना, Sphere, क्वार्टर हाँ। स्फीयर। क्वार्टर स्फीयर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कर दी है इस तरीके से ई नॉट हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा बनाते हुए, रेडियस मैंने आर बोल दी। फ्लक्स पूछा हुआ। सर E naught pi r square by 2 E naught pi sin r theta square by plus 2 cos pi r theta square ऐसे by नॉट 2 sin sin थीटा theta plus बाय cos pi r theta। square by 2 करेक्ट। यहाँ पर बनेगा कि अगेन ई नॉट के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। दिस इज ई नॉट cos theta cos theta and this is E naught sin theta। तो एज यू कैन Sin सी theta। जब E naught cos theta इधर से एंटर करेगा तो यहाँ पर एक आधी डिस्क से पास करता हुआ फ्लक्स और ये सेम बनेगा, तो ये लिखा जाएगा हाँ E सर naught E naught cos cos theta theta pi r into square by 2 pi r square by 2। अब बात करते हैं E naught sin theta, तो वो ऐसे एंटर इधर करता वो हुआ होगा फील सर होगा। तो ये भी बस आ sin theta जाएगा E naught sin theta into pi r square by 2। सही है। तो इस तरीके से बन जाएगा नेट फ्लक्स। कोई दिक्कत इसमें देखें? नहीं सर नोट कर लिया? हाँ सर ये है स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस है r। अभी एक चार्ज मैंने सेंटर पर रख दिया, चार्ज है q एट सेंटर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो हमसे पूछा हुआ है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना होगा। फ्लक्स फ्रॉम स्फीयर कितना बना होगा? 4k Zero cube four pi pi 0 square। नहीं, ये 4K ओरली नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा। 4k cube pi 4k cube pi सर। हम्म सही है। कैसे किया? फील्ड निकाल लिया सर r डिस्टेंस पे। इंटीग्रेट कर देना और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। नहीं पड़ेगी बच्चा, ये बताता हूँ मैं कैसे। बाकी लोग सोचे हैं?
चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं देखता हूं कि यार एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया तो ये आउटवर्ड लिया जाएगा, डीए इस प्रकार से होगा। और मैं देखता हूं कि यहां पर ये अगर लिया गया तो यहां पर भी डीए वेक्टर या ऑपोजिट मतलब बाहर की तरफ बनेगा। अब मैं देख सकता हूं कि इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पूरी सरफेस पर, क्या वो यूनिफॉर्म होगी? हाँ सर यूनिफॉर्म का मतलब समझाइए मुझे क्या हाँ होता है? हाँ, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म का सेम मतलब क्या डायरेक्शन होता में है? नहीं है, यूनिफॉर्म इज सेम एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट। तो मैं देखता हूं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो बट डायरेक्शन इज डिफरेंट एवरीवेयर। तो इस पॉइंट पर अगर मैं डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैं अगर छोटा सा फ्लक्स क्या है, हाँ होलो हाँ होलो है, स्फेरिकल सरफेस बना देना, होलो है। और डी फाई की बात करता हूं तो डी फाई लिखा जाएगा E डॉट डी ए एंड दैट वन वुड बी E का मैग्नीट्यूड dA का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम इज 0, तो cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो वो हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर dA cos 0, तो वो तो 1 हो चुका है, ये है डी फाई। अब मुझे कंप्लीट सरफेस के लिए फ्लक्स चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दैट वन वुड बी डी फाई। देखो K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R स्क्वायर सभी कांस्टेंट आ चुका है, dA बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dA। और dA का इंटीग्रेशन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बनेगा और वो कितना बन जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस एरिया बन गया ना dA का इंटीग्रेशन। हाँ सर। तो यहाँ R स्क्वायर से तो R स्क्वायर गया, तो ये आ चुका है Q 4 पाई। K को लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये 4 पाई, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस जब ये चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। हाँ बोलो। सॉलिड रहता तो फिर सर फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं पड़ता ना। क्योंकि अपना मतलब अगर सरफेस से अपने को फ्लक्स निकालना है तो अपने को ऐसे का ऐसा ही समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही। हाँ सर वही करना पड़ेगा। हाँ वही सेम सब कुछ रहेगा। डन। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ क्यूब फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूब के लिए फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? इसमें देखो अपन किसकी बात कर रहे थे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये निकालना है मेरे को, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये पता करना है। तो इसमें देखो मेरे पास यहाँ पे सॉलिड हो या अपना होलो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, है ना, कि अपने पास ऐसा मटेरियल अपने लिया हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा जाए तो वो ऐसे रही सर। एक हर एक लेयर बनेगा सर सरफेस का, एक सरफेस का लेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एक मिनट रुको, मैं पहले अपनी बात खत्म करता हूँ फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तो अभी मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ तो इस सरफेस से गुजरने वाली फील्ड लाइंस पर कोई डिफरेंस नहीं आया, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, तो आई कैन से कि अपनी जो फ्लक्स बनने वाला है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये कह रहा था कि सर ऐसे एक एक करके सरफेस बनती जाएंगी, तो एक्चुअली इस सरफेस को देखो, हमने जो आउटर सरफेस के लिए फ्लक्स देखा वो क्या आ चुका है, वो आ चुका है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या वो दूरी R पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैंने अगर स्फीयर को छोटा भी बना दिया, अगर यहां पर भी बना दिया, तो इस स्फीयर से जो फ्लक्स होगा या ये बड़े वाले स्फीयर से या एक और मैंने बड़ा इमेजिन कर लिया, इन सभी में फ्लक्स की वैल्यू आप देख लो सेम ही आने वाली है, क्योंकि R स्क्वायर तो कट ही जा रहा है ना। तो आप चाहे ऐड नहीं होगा फ्लक्स, क्या नहीं होगा? अच्छा ऐड नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, अरे यार मैंने पूछा किससे? मैंने पूछा कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स है, तो तुम इसी से गुजरने वाली फील्ड लाइंस को काउंट करोगे ना, इसके अंदर वाली का क्यों काउंट करोगे? हाँ ठीक है।
मैंने जब बोला कि तुम्हें इस सरफेस से निकालना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स है, तो तुम ये सोचोगे कि इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही यस सर, है, समझा सर। ठीक है। अगर सर पूरे स्क्वायर से हाँ, पूछा तो सरफेस को छोड़कर। अरे एक मिनट, सबसे पहले फिर- अपने फ्लक्स लिखा है, उसमें दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था, क्या लिखा है बता। जब फ्लक्स शुरू किया था, It is always defined for a surface. हाँ, अब तेरा डाउट क्या है बोल, बराबर। है ना। तो कोशिश करो, जो बोल रहे हो एक बार दिमाग में सोच लो क्या बोल रहे हो, एंड कहीं इसका जवाब पहले तो नहीं दे दिया, है ना। सर तो- या फिर उससे अच्छा वो, अगर हम सॉलिड स्फीयर में आर रेडियस का एक होलो स्फीयर लिया और अगर उसकी फ्लक्स को इंटीग्रेट किया ना तो सेम ही आ रहा है। तुमने एक सॉलिड लिया और ये आर दूरी पर एक छोटा स्फीयर इमेजिन कर लिया, और dr ब्रेड्थ का, तो फिर उसकी तो उसका छोटा सा फ्लक्स होगा dq बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, जो भी अपन ने किया। हाँ मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, फिर क्या हाँ, आगे मतलब तो पॉइंट फिर लगा, dq बाय एप्सिलॉन नॉट, तो DQ नहीं, Q। वो हमने छोटे से स्फीयर का चार्ज भी dq माना ना। चार्ज तो पॉइंट चार्ज है भाई। आप, मैं ये छोटा स्फीयर लूं या बड़ा स्फीयर लूं, वो तो सर एक हमेशा मिनट, वो तो क्यू ही रहेगा। पिछला सेट लेना, एक मिनट। हाँ, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो। DQ क्यों ले रहे हो, मेरा पॉइंट ये है, DQ क्यों ले सर रहे हो। पिछले सेट ले। पीछे पिछले स्लाइड में देखो, हाँ ये पिछले में क्या है। मैं तो समझ नहीं पा रहा DQ क्यों ले रहे हो आप, और ना आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो इस बात को। कर पा रहे हो क्या, बताओ। हाँ समझा सर मुझे। चलो आगे, नेक्स्ट है गॉस लॉ। क्योंकि ये फ्लक्स में हमेशा अपन ने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, या एकदम बीचों बीच अपना चार्ज रखा हो, तो कैसे अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए, ये अपन ने देख लिया। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि यार कोई सरफेस मैंने ऐसे कर दी और यहाँ पर चार्ज रख दिया बीच में, यहाँ पर चार्ज रख दिया बीच में, मतलब बीच में नहीं, बीच से थोड़ा सेंटर में कर दिया, होलो स्फीयर के बीच में ऐसे सेंटर पे रख, सेंटर से हटा के कहीं और रख दिया, या अपना इस क्यूबिकल सरफेस के एकदम कोने में यहाँ कहीं रख दिया। तो एक्चुअली इस तरह की सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार आसान इसलिए हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल हमेशा हमेशा 0 बना था, तो वो कॉस वाला फैक्टर खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सरफेस के किसी सेंटर पर ना रख के चार्ज को कहीं इधर साइड में रखता हूं, तो यहाँ पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस। तो यहाँ पर हो सकता है कि एंगल 0 बन जाए, लेकिन यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दैट वुड बी समवॉट डिफरेंट। तो हर पॉइंट पर एंगल डिफरेंट बनेगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालने में बैंड बच जाएगी। इतनी इंटीग्रेशन नहीं आती है अपने को कि भाई हर पॉइंट का एंगल भी लिखो, है ना, और उसके साथ में इंटीग्रेट करो, नहीं आता है इतना अपने को। तो यहाँ पर गॉस लॉ हमारी सहायता करेगा इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कि कैसे इसका फ्लक्स लिखा जाए। तो गॉस लॉ एक्चुअली बोलता क्या है, अभी अपन ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, मैं समझा देता हूं। तो गॉस लॉ जो बोलता है कि लिखता है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में, कोई भी रैंडम क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज फंसा हुआ है, मान लो यहाँ Q1, मान लो यहाँ Q2, मान लो यहाँ Q3। तो गॉस लॉ ये कहता है, मान लो बाहर की तरफ एक Q4 है, तो गॉस लॉ कहता है कि यहाँ पर इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो लिखा जाएगा Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ कहता है कि इस सरफेस से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिखा जाएगा Q in की जगह क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q in का मतलब क्या है, ये है चार्ज enclosed in the surface,
तो गॉस लॉ हमें कैलकुलेट करके देता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए कितना फ्लक्स पास होगा, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर के चार्जेस हमें दे रखे हों, Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी कुछ भी बने हुए। तो इसकी मदद से हम फ्लक्स निकाल पाएंगे। और गॉस लॉ का एक्चुअल यूज हम करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो कई जगह पर ये हमारी हेल्प करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देगा। ओमकार कुछ डाउट है क्या, बोलो। डन। तो चलो अभी गॉस लॉ अपन आगे पढ़ेंगे कल। और अब अपने होमवर्क में मैं बात करता हूं। तो होमवर्क में आपको आज मैं मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, है ना, एक मतलब पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व कीजिएगा। एंड एक्सरसाइज S1 में आप पहले 20 सवाल 1 to 20, पहले 20 सवाल, लेकिन ध्यान दीजिएगा गॉस लॉ वॉस लॉ अगर आता है ये 1 से 15 ही करो यार, है ना, 1 से 10 कर लो। कि एक्सरसाइज S1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं पीडीएफ अपलोड करने वाला हूं, उस एक्सरसाइज का 1 से 10 तक सवाल आप कीजिए एंड उस पीडीएफ में आप ये होमवर्क आपका रहेगा। ओके, तो चलो अभी क्लास इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। जी सर।